नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आलोचना से संबंधित है विगत सभी परीक्षाओं में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे। इसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं प्रश्न संख्या 51 कि समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन कब हुआ। विकल्प ए बता रहे हैं 1920 में, विकल्प बी 1930 में, विकल्प सी 1940 में या फिर विकल्प डी 1950 में। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आगमन विकल्प बी 1930 में हुआ था। इसे ध्यान में रखिएगा, कब हुआ? 1930 में। तो हजारी आगमन समीक्षा में 30 में, समीक्षा में 30 में, समीक्षा में 30 में, 30 फार 1930 में, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 52 है कि भारतीय पश्चात समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक हैं। तो कह रहे हैं कि चाहे भारतीय हो या पाश्चात्य समीक्षा हो, दोनों ही दृष्टि से हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक कौन हैं? तो बिल्कुल विकल्प डी को आप देखिएगा कि भारतीय एवं पश्चात दोनों समीक्षा की दृष्टि से रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं सबसे सर्वश्रेष्ठ, यानी कि आप कह सकते हैं सर्वश्रेष्ठ समीक्षक हैं। इसे ध्यान में रखिएगा और प्रश्न संख्या 52 का विकल्प डी को आप सही करिएगा। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 53 है कि रस मीमांसा नामक शास्त्रीय समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक हैं। तो देखिए, रस मीमांसा की बात करते हैं ना, तो अभी इसके पूर्व वाले भाग में हमने बताया था कि रस की मीमांसा रस रामचंद्र शुक्ल, रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल, इसे ध्यान में रखिएगा और प्रश्न संख्या 53 का विकल्प डी को आप सही करिएगा। ठीक है, चलिए आगे है। प्रश्न संख्या 54 है कि निम्नलिखित में से उस आलोचक का नाम बतलाएं जो आलोचना के साथ साथ जनवादी कवि भी है। तो देखिए, कह रहे हैं कि उस आलोचक का नाम बताओ जो आलोचना के साथ साथ जनवादी कवि भी है। ध्यान में रखिए प्रश्न संख्या 54 को। विकल्प ए कह रहे हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, विकल्प बी कह रहे हैं डॉक्टर निर्मला जैन हैं, विकल्प सी कह रहे हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं या फिर विकल्प डी हैं डॉक्टर विजेंद्र स्नातक हैं। तो देखिए, आलोचना के साथ साथ कवि भी हैं। बिल्कुल प्रश्न संख्या 54 का विकल्प सी डॉक्टर रामविलास शर्मा इज राइट आंसर। ठीक है ना। जो समालोचक के नाम बतलाना है, जो समालोचक के साथ साथ जनवादी कवि भी हैं। तो ध्यान में रखिएगा बिल्कुल प्रश्नवाचक 54 का विकल्प सी। तो देखिए, समालोचना में और जन जन में कौन विलास करो, समालोचना में और जन में विलास करो फॉर रामविलास शर्मा इज राइट आंसर। ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 54 है कि कामायनी एक पुनर्विचार नामक प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं। कामायनी एक पुनर्विचार की बात करते हैं, इस ग्रंथ के लेखक कौन हैं? विकल्प ए नंदुलाल वाजपेयी, विकल्प बी डॉक्टर रामविलास शर्मा, विकल्प सी हजारी प्रसाद और विकल्प डी है मुक्ति बोध। तो ध्यान में रखिएगा, जब कामायनी एक बार पुनर्विचार करती है ना, तो कामायनी एक बार पुनर्विचार जब करेगी तो मुक्ति का बोध चाहती है। मुक्ति का बोध पाने मुक्ति बोध जी ने लिखा है। ठीक है ना। जब कामायनी जो है एक बार पुनर्विचार करेगी, फिर से विचार करेगी, तो क्या बोले सर मुक्ति का बोध चाहती है। मुक्ति का बोध यानी कि मुक्ति बोध है ना, इसके लेखक हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 56 है कि छायावाद पर विचार करते हुए हिंदी के कई प्रतिष्ठित आलोचक निर्देश देते हैं कि हिंदी में छायावाद बंगला साहित्य के अनुकरण पर आया है। इस संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? देखिए, एक बार हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, है ना। अब बिल्कुल विकल्प डी आपको दिख रहा होगा, दिमाग में आ रहा है कि बंगला साहित्य में छायावाद युग नाम का कोई युग ही नहीं था, है ना। अपनी आधारहीन कल्पना पर हिंदी का आलोचक ऐसा मत प्रचारित करते हैं। यही विकल्प हम लोग वहाँ पर सही किए थे, है ना। तो ध्यान में रखिएगा कि अगर इस तरह की कोई प्रश्न आता है कि है ना कि बंगला है ना छायावाद पर विचार करते हुए हिंदी के कई कुछ प्रतिष्ठित आलोचक निर्देश देते हैं कि हिंदी में छायावाद बंगला साहित्य के अनुकरण पर आया है। तो हिंदी में जब छायावाद बंगला साहित्य के अनुकरण पर आया है, इस संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो यही विकल्प है कि बंगला साहित्य में छायावाद युग नाम का कोई युग ही नहीं है। अपनी आधारहीन कल्पना पर ही हिंदी आलोचक ऐसा मत प्रचारित कर रहे हैं। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या बिल्कुल 56 का विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 57 है कि छायावाद को समग्र रूप से समझने और समझाने वाले
प्रारंभिक श्रेष्ठ समीक्षक हैं। देखिए भाई, छायावाद तो कह रहे हैं कि समग्र रूप से समझने और समझाने वाले प्रारंभिक श्रेष्ठ समीक्षक। तो देखिए भाई, हम लोग इसका क्लू लेंगे कि समझने और समझाने के लिए सर्वश्रेष्ठ क्या है, तो भैया दुलार है। क्या है? दुलार है। अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज़ को समझाना है ना, तो समझना और समझाने के लिए सबसे श्रेष्ठ क्या है? दुलार है। तो दुलार से समझाइए, प्यार से समझाइए, बात समझ में आ जाएगी। आपका बच्चा है, छोटा है, बात समझाते हैं, नहीं समझ में आता है, तो समझने और समझाने वाले है ना सबसे श्रेष्ठ समीक्षक दुलार है। तो दुलार फार नंद दुलारे वाजपेयी, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो समग्रवाद, छायावाद को समग्र रूप से समझने समझाने वाले सबसे श्रेष्ठ आलोचक हैं दुलार से। दुलार समझाइए, दुलार फार नंद दुलारे वाजपेयी इज राइट आंसर। और प्रश्न संख्या 57 का विकल्प सी को आप सही करिएगा, ठीक है ना। देखिए मित्रों, आलोचना विधा थोड़ा सा टफ है, इसलिए आलोचना विधा से संबंधित जो प्रश्न है उसको थोड़ा सा हम लोग समय देते हुए चल रहे हैं, क्योंकि इसको आपको इसी समय याद भी करना है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 58 है कि हिंदी भाषा का उद्गम और विकास। देखिए, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास होगा तो किसका? तो ज्ञान का उदय होगा। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास होगा तो उदय होगा। उदय फार डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। तो ज्ञान का उदय होगा, हिंदी भाषा का उद्गम होगा, विकास होगा तो ज्ञान का उदय होगा। उदय फार उदय नारायण तिवारी, है ना। प्रश्न संख्या 58 का विकल्प डी इज ए राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 59 है कि लघुमानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक हैं। देखिए भाई, लघुमानव के बहाने कविता पर एक बहस के लेखक कौन है? देखिए, कह रहे हैं कि अगर आपको लघुमानव के बहाने हिंदी पर एक बहस करनी है तो सही है। क्या है? सही है। अगर आप लघुमानव के बहाने हिंदी पर एक बहस करना चाहते हो तो सही है। क्या है? बोले सही है। सही माने शाही है। और कौन शाही? बोले सर विकल्प बी, विजय देव नारायण शाही। तो प्रश्न संख्या 59 का विकल्प बी इज राइट आंसर कि लघुमानव के बहाने अगर आपको हिंदी कविता पर एक बहस करनी है तो सही है। सही है, सही माने शाही है। विजय देव नारायण शाही इज राइट आंसर, ये इसके लेखक हैं, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 60 है कि निम्नलिखित में से किसी प्रतिष्ठित आलोचक के रूप हैं, है ना। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी प्रतिष्ठा आलोचक के रूप में है, यानी किसकी प्रतिष्ठा, किसी नहीं बल्कि किसकी प्रतिष्ठा आलोचक के रूप में है। आप कह सकते हैं कौन आलोचक के रूप में प्रतिष्ठित है, इसका उत्तर ये हो सकता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल अगर देखा जाएगा तो आलोचक के रूप में कौन है? विकल्प ये नामवर सिंह है ना। और हमने बताया भी था कि भैया आलोचना उसी की होगी जो नाम वाला व्यक्ति होगा, तो जो है नाम वाला वही बदनाम है, तो जो बदनाम व्यक्ति होगा है ना उसी की आलोचना होगी, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 60 का विकल्प ये नामवर सिंह इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 61 है कि निम्नलिखित में से मार्क्सवादी आलोचक कौन है? अब मार्क्सवादी आलोचक, जो प्रगतिवादी आलोचक हैं वही मार्क्सवादी आलोचक हैं, तो बिल्कुल विकल्प भी रामविलास शर्मा इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 61 का विकल्प बी को आप सही करिएगा, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 62 है कि आज़ादी के बाद हिंदी कहानी के क्रम में पहला क्रम कौन सा है ना। देखिए, आज़ादी के बाद जो हिंदी का क्रम आया, यानी कि वर्ष 1947 के बाद हिंदी का क्रम आता है, तो कौन सा क्रम आता है? बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि आज़ादी के बाद हिंदी का पहला क्रम इनमें से आता है नई कहानी, है ना। अब नई कहानी आती है, कब आती है? 1956 में। और नई कहानी के जो आपने देखा था प्रवर्तक थे ना, मैंने बताया था कमोरे हैं, है ना। नई कहानी बड़ी कमोरा है। कमोरा माने कमाने वाली है। कमोरा कमलेश्वर, का से कमलेश्वर, माँ से मोहन राकेश, रा से राजेंद्र यादव, ठीक है ना। कमोरा ध्यान में रखिएगा। तो बिल्कुल आपने सही समझा। प्रश्न संख्या 62 का विकल्प बी नई कहानी इज राइट आंसर। आज़ादी के बाद हिंदी कहानी के क्रम में सबसे पहला क्रम जो आया था नई कहानी का आया था, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 63 है कि हल्कू और मुन्नी मुंशी प्रेमचंद के किस कहानी के पात्र हैं? तो बिल्कुल ये प्रश्न देखिए, कहानी में भी हम लोग पढ़े थे कि हल्कू, मुन्नी, झबरा कुत्ता कब? पूस की रात कब? 1923 में प्रेम से रहते थे। प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है। पूस की रात 1930 में। पात्र हल्कू, मुन्नी और झबरा कुत्ता, ठीक है। चलिए तो प्रश्न संख्या 63 का विकल्प बी पूस की रात इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 64 है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है? देखिए, तीसरी या चौथी बार आ गया है ना। और मैंने बताया था आपके दिमाग में ये प्रश्न बिल्कुल रहना चाहिए, सभी लोग इसका उत्तर देंगे।
उत्तर देने का प्रयास करें। ठीक है ना। क्या है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण किस आलोचक का आलोचनात्मक ग्रंथ है? जवाब दीजिए। बिल्कुल जवाब कुछ लोगों का आया भी, सही जवाब आया। बिल्कुल सही जवाब क्या है कि विलास करो। विलास करो किसमें? महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण में विलास करो। तो विलास फॉर रामविलास शर्मा इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 64 का विकल्प डी को आप सही करिएगा। ठीक है ना। चलिए आगे प्रश्न संख्या 65 है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधा सृजनात्मक साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है? देखिए इनमें से एक विधा ऐसी है जो सृजनात्मक विधा के अंतर्गत नहीं आती है। देखिए आप कहानी की कविता की सृजना करते हैं, कहानी की सृजना करते हैं, निबंध की, लेकिन आलोचना जो विधा है ये सृजनात्मक विधा के अंतर्गत नहीं आती है, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 65 का विकल्प डी को आप सही करिएगा। ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 66 है कि रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है? तो आपने बिल्कुल सही पढ़ा था कि रक्षाबंधन है ना, कौन? विशंबर नाथ कौशिक इज राइट आंसर। ठीक है। रक्षाबंधन विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 66 का विकल्प सी इज राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए आगे प्रश्न संख्या 67 है दूसरी परंपरा की खोज। दूसरी परंपरा की खोज अभी हमने बताया था कि दूसरी परंपरा की खोज ऐसे वैसे लोग नहीं करेंगे, बल्कि जो नामवर लोग होंगे, जिनके नाम होंगे, वही लोग, नामवर लोग क्या करते हैं? दूसरी परंपरा की खोज करते हैं। तो दूसरी परंपरा की खोज कौन करेंगे? नामवर लोग करेंगे। इन्हीं की नामवर सिंह का है। कब लिखा गया? 1982 में, है ना। तो बिल्कुल दूसरी परंपरा की खोज लोग 82 वर्ष से कर रहे हैं, 82 घंटे से कर रहे हैं, 82 दिन से कर रहे हैं, 82 वर्ष से कर रहे हैं, जो भी दिमाग में आए, लेकिन 82 को आप बैठाइएगा। दूसरी परंपरा की खोज 82 घंटे से हो रही है, इसे ध्यान में रखिएगा। या दूसरी परंपरा की खोज 82 नामवर लोग कर रहे हैं जिनके बड़े नाम हैं। ठीक है ना। तो दूसरी परंपरा की खोज कौन करता है? नामवर लोग करते हैं, और 82 नामवर। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 67 का विकल्प डी को आपको सही करना है। आगे प्रश्न संख्या 68 है कि रस मीमांसा के लेखक हैं। देखिए फिर वही प्रश्न घुमा के आ गया जो पहला प्रश्न था 51 वाला। रस मीमांसा, रस मीमांसा किसकी है? राम की है। राम फॉर रामचंद्र शुक्ल राइट आंसर। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 69 है कि निम्नलिखित में से किस आलोचक ने नई कविता की व्याख्या भी रस सिद्धांत के अनुरूप की है? तो देखिए आप सभी लोग समझ रहे हैं कि रस सिद्धांत के रूप में कविता की व्याख्या कोई और नहीं कर सकता है। बिल्कुल कौन कर सकते हैं? नागेंद्र। कौन कर सकते हैं? तो डॉक्टर नागेंद्र। प्रश्न संख्या 69 का विकल्प बी नागेंद्र इज राइट आंसर। नई कविता की व्याख्या भी रस सिद्धांत के अनुसार कौन कर सकते हैं? तो बिल्कुल विकल्प बी नागेंद्र इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 69 का विकल्प बी को आप सही करिएगा। ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 70 है कि निम्नलिखित में से किस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है? बिल्कुल प्रश्न संख्या 70 की बात हम लोग कर रहे हैं, है ना, कि किस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी है और उसकी असंतुष्ट पत्नी है, उसको विषय वस्तु बनाया गया है। बिल्कुल प्रश्न संख्या 70 का विकल्प ये है ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, इसे ध्यान में रखिएगा। तो आज के परिवेश में आप लोग देखते होंगे कि लोग अपने अपने फ़ोन में व्यस्त रहते हैं, है ना। ऐसे ट्रिक बनाइएगा कि जब लोग कामकाजी लोग क्या करते हैं, जब अपने फ़ोन में व्यस्त रहेंगे तो पत्नी क्या हो जाएगी? असंतुष्ट हो जाएगी। पत्नी असंतुष्ट हो जाएगी, बस दिमाग में रखिएगा। ठीक है ना। तो ग्रामोफोन का रिकॉर्ड इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा। किसकी रचना है? तो जैनेन्द्र जी की है, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 70 के विकल्प ए को सही करिएगा। ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 71 है कि हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं। अब देखिए हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, देखिए हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी तक क्या होता है? दुलार होता है। दुलार होता है हिंदी साहित्य में 20वीं शताब्दी तक दुलार होता है। दुलार फॉर नंद दुलारे वाजपेयी। और किसका दुलार होता है? बोले नंद का। तो नंद 20 साल तक रहते हैं, ऐसे क्लू बनाइएगा, है ना। तो 20 साल तक दुलार किसका होता है? नंद का। नंद फॉर नंद दुलारे वाजपेयी इज राइट आंसर। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी तक दुलार होगा नंद का। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 72 है कि प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम। देखिए कहानी वाले प्रश्न यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, है ना। तो निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम अगर देखा जाए तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, है ना, एकदम बिल्कुल विकल्प डी। एक टोकरी भर मिट्टी 1901 में। एक टोकरी भर मिट्टी 1901 में किसका है ना? माधव प्रसाद सप्रे का।
उसने कहा 15 बार, 1915 में, है ना। किससे कहा, ध्यान में रखिएगा। उसने कहा था चंद शर्मा गुलेरी। राजा निर्बसिया कमलेश्वर का 1957 में है। और परिंदे निर्मल होते हैं कितने, बोले 60, 1960 में निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया है। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 72 का अगर विकल्प आपको सही करना होगा तो विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे है। प्रश्न संख्या 73 है कि प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम होगा। अब इन आलोचनात्मक कृतियों को सही अनुक्रम में आपको लगाना होगा। तो किसको आप सही अनुक्रम में लगाएंगे, तो बिल्कुल देखिए जो आलोचनात्मक रचनाएं हैं थोड़ी सी टफ महसूस होती है ना, इतनी आसानी से नहीं याद होता है। तो बिल्कुल आप पकड़िए सबसे पहले विकल्प बी को। हिंदी साहित्य का आदिकाल, है ना, बिल्कुल 1952 में लिखा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। कवि सुमित्रा नंदन पंत, एक रचना है 1976 में लिखी गई है दुलारे वाजपेयी द्वारा। हमने बताया था ना कि दुलार, है ना, ध्यान में रखिएगा, 1976 में। मिथक और साहित्य भारतीय सौंदर्य बोध डॉक्टर नागेंद्र द्वारा लिखा गया है, मिथक और भारतीय सौंदर्य और तुलसीदास डॉक्टर नागेंद्र 2001 में। ठीक है ना। तो निश्चित रूप से आप प्रश्न संख्या 73 का विकल्प बी को सही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 74 है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम। देखिए आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी की बात करें तो इनकी जो आलोचनात्मक कृतियां हैं उन सभी कृतियों को क्रम से लगाना है। तो सबसे पहली कृति है जयशंकर प्रसाद, 1940 में इन्होंने लिखा था। दूसरा है आधुनिक साहित्य की बात करते हैं तो 1950 में लिखा था। कवि निराला की बात करते हैं तो 1965 में इन्होंने लिखा था। और नई कविता 1973 में। ठीक है ना, बिल्कुल प्रश्न संख्या 74 का विकल्प बी को आप सही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 75 है कि 8 भागों में प्रेमचंद की कहानी किस नाम से संकलित है। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, जो प्रेमचंद जी की कहानियां थी वो सभी कहानियां मानसरोवर में संग्रहित हैं। और मानसरोवर में कुल 8 भाग हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। तो 300 कहानी 8 भागों में, किसमें, मानसरोवर में। किसका, मुंशी प्रेमचंद जी का। ठीक है, चलिए आगे है प्रश्न संख्या 76 है कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। तो बिल्कुल उसने कहा था 1915 में लिखा गया। किसने लिखा, विकल्प सी चंद्र शर्मा गुलेरी। चंद्र शर्मा गुलेरी जी की अन्य अगर कहानियों को देखा जाए तो आपने देखा था सुखमय जीवन उसने काटा, है ना, सुखमय जीवन 1911 में, बुद्धू का काटा 1914 में, और उसने कहा था 1915 में। चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा लिखे गए कहानियां। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 77 है कि सुकुल की बीवी किसकी रचना है। तो भैया सुकुल की बीवी बड़ी निराली है, निराली जी की रचना है। और इसके अलावा रचना एक है लिली, ध्यान में रखिएगा, लिली, है ना, सुकुल की बीवी लिली, एक रचना इनकी और है लिली, और एक रचना है सखी, है ना, ध्यान में रखिएगा। तो सुकुल की बीवी लिली की सखी, सुकुल की बीवी लिली की सखी है, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 77 का विकल्प सी को आप सही करिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 78 है कि ताई कहानी के लेखक हैं। अब देखिए ताई कहानी की बात करते हैं तो बिल्कुल विकल्प डी विशंबर नाथ शर्मा कौशिक इज राइट आंसर। ठीक है ना, ताई विश्व भर में, ताई कहाँ है, बोले ताई तो पूरे विश्व भर में है, ताई विश्व भर में, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 78 का विकल्प डी को आप सही करिएगा। आगे प्रश्न संख्या 79 है कि परिंदे कहानी किसने लिखी है। तो बिल्कुल अभी आपने देखा कि परिंदे निर्मल होते हैं, कितने, बोले 60, 1960 में लिखा गया है। किसके द्वारा, निर्मल वर्मा द्वारा। इसे ध्यान में रखिएगा कि परिंदे निर्मल होते हैं। ठीक है ना, चलिए इसके अलावा निर्मल वर्मा जी की कुछ और कहानियां हैं जिनमें आप कह सकते हैं जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीज बहस में, कौवा और काला पानी। ठीक है, चलिए आगे है प्रश्न संख्या 80 है कि पूस की रात कहानी के लेखक। फिर देखिए प्रश्न घुमा के आ गया, है ना। पूस की रात प्रेमचंद की है, कब लिखी गई, 1923 में है। और इसकी प्रमुख बात जबरा कुत्ता है ना, बिल्कुल मुन्नी है और हल्कू है। ठीक है ना, बिल्कुल प्रश्न संख्या 80 का विकल्प बी प्रेमचंद इज राइट आंसर। परमात्मा का कुत्ता किसकी रचना है। अब देखिए परमात्मा के कुत्ते की बात करते हैं भैया, परमात्मा का कुत्ता मोहन है, बड़ा मोहन है ना। मोहन माने मन को मोह लेता है ना। तो मोहन यानी कि मोहन राकेश जी द्वारा लिखा गया है, इसे ध्यान में रखिएगा।
तो परमात्मा का कुत्ता मनमोहन, मोहन मोहन तार मोहन राकेश द्वारा लिखा गया, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे प्रश्न संख्या 82 है कि नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक कौन है। तो नई कविता और अस्तित्व में क्या करना है, मिल जाए जब कभी तो बिल्कुल धीरे से क्या कर लीजिए, हाँ विलास करिए। नई कविता के अस्तित्व में क्या करिए, विलास करिए। विलास फॉर रामविलास शर्मा इज राइट आंसर, इसे ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 83 है कि जीप पर सवार इलिया किसकी हास्य व्यंग्य रचना है। अब देखिए जीप पर सवार इलिया कब, शरद में, शरद पाद शरद जोशी, है ना। जब शरद होती है, ठंडी होती है, तो लोग जीप पे सवारी करते हैं। बस ऐसे दिमाग में बना लीजिएगा। और जब लोग कहानी पढ़ रहे थे, हम लोग इसी ट्रिक से पढ़े थे कि जीप पे सवार इलिया कब होती है, शरद में। शरद पाद शरद जोशी द्वारा लिखी गई हास्य व्यंग्य कहानी है। और प्रश्न संख्या 83 का विकल्प है बी, शरद जोशी इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 84 है, कौन रसवादी आलोचक कहे जाते हैं। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, डॉक्टर नागेंद्र रसवादी कहे जाते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 84 का विकल्प बी, डॉक्टर नागेंद्र इज राइट आंसर, है ना। तो नागेंद्र क्या है, रसवादी, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे है प्रश्न संख्या 85 है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा किस विचारधारा के आलोचक हैं। तो इसको सब लोग जान रहे हैं कि जो डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं वो बिल्कुल विकल्प डी मार्क्सवादी, और मार्क्सवादी का एक अन्य नाम है प्रगतवादी। तो ध्यान में रखिएगा, मार्क्सवादी या प्रगतवादी आलोचक के रूप में जाने जाते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। तो मित्रों, इस प्रकार से जितने भी विगत सभी परीक्षाओं में पूछे गए आलोचना संबंधित प्रश्न थे, उन सब की चर्चा मैंने आपको व्याख्यात्मक रूप से की, ट्रिक की सहायता से भी आपको याद कराने का प्रयास किया। और आशा करते हैं कि आप सबको पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को बूस्ट करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। वीडियो देखने के बाद आपको कैसी लगी, प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप जरूर दें। अगली वीडियो में फिर इसी तरह से हम कुछ नए प्रश्नों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।